अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, ये ना मैं आपका लेक्चर आपको रिकॉर्ड करके तो भेज देता हूँ, तो आप ना इसको सुन लीजिएगा, ठीक है। अ, इसमें मैंने आपको बताया था कि नेस्टिक बात हो रही थी इसमें कि नेस्टिक मूवमेंट जो है वो ये टर्गर मूवमेंट से कैसे डिफरेंट होती है, यहाँ पर बात हो रही थी। तो नेस्टिक मूवमेंट्स जो होती हैं और टर्गर मूवमेंट्स होती हैं, ये असल में बिल्कुल साथ साथ जुड़ी हुई होती हैं। तो इसमें आपको ये समझना पड़ेगा कि कितने पॉइंट तक वो सर्कुलर मूवमेंट और कहाँ से नेस्टिक मूवमेंट। असल में ऐसा है कि जब लाइट जो है वो फूल पर गिरती है, तो उसकी वजह से जो मूवमेंट हो रही है, इसको हम नेस्टिक मूवमेंट इस लिहाज से कह सकते हैं कि क्योंकि लाइट एक्सटर्नल स्टिमुलस है, तो इसकी वजह से मूवमेंट हो रही है फूल की, तो ये नेस्टिक मूवमेंट हो गई। इसको हम कहते हैं फोटोनेस्टिक, ठीक है। ये तो सिंपल बात है कि जी लाइट बाहर से आई थी, एक्सटर्नल स्टिमुलस था, और उसकी वजह से फ्लावर की मूवमेंट हो गई, तो इसको हम कहेंगे कि ये फोटोनेस्टिक मूवमेंट हो गई। अलबत्ता फिर फोटो टेक्टिक मूवमेंट क्या होगी, सॉरी टर्गर मूवमेंट क्या होगी। तो टर्गर मूवमेंट बेसिकली इसमें लाइट, नेस्टिक मूवमेंट में तो लाइट आती है ना बाहर से, तो मूवमेंट हो जाती है। अलबत्ता मूवमेंट होने का जो मैकेनिज्म है, उसमें चूंकि टर्गर प्रेशर इन्वॉल्व है, उसमें वाटर इन्वॉल्व है, तो वो जो उतना सा हिस्सा है ना, छोटा सा हिस्सा जिसमें टर्गर प्रेशर इन्वॉल्व होकर मूवमेंट करता है, सिर्फ उतना हिस्सा है इसमें टर्गर मूवमेंट है, और वो ऑटोनॉमिक है। अलबत्ता अगर पूरे को ले लिया जिसमें लाइट पड़ के फूल मूव करता है, तो ये फिर होगा नेस्टिक मूवमेंट। इसमें ये बहुत बारीक सी बात है कि अगर पूरे को लिया जाए जिसमें लाइट को भी इन्वॉल्व किया जाए, तो फिर टर्गर मूव सॉरी फिर फोटोनेस्टिक मूवमेंट है। जबकि अगर सिर्फ उतने हिस्सों को लिया जाए जिसमें टर्गर प्रेशर चेंज होकर फूल की मूवमेंट करवाएगा, तो फिर वो होगी टर्गर मूवमेंट। ठीक है, इसमें समझने की बात सिर्फ इतनी सी है। ठीक है। अच्छा, आगे हम चलें अगर, इसी तरह ही हेप्टोनेस्टिक मूवमेंट कांटेक्ट की वजह से होती है। मिसाल के तौर पर वीनस फ्लाई ट्रैप, ये एक फूल होता है, ये आपके फर्स्ट ईयर में भी बना हुआ है वीनस फ्लाई ट्रैप का। इसकी पिक्चर आप इंटरनेट से निकाल के देखिएगा। तो जब इसके ऊपर मक्खी आकर बैठती है, तो ये इस बंद हो जाता है। तो बंद होने की वजह से मक्खी वहीं पर यानी कि कैद हो जाती है। तो हम इसको कह देते हैं कि फिर ये क्या हुआ इसको, ये हेप्टोनेस्टिक मूवमेंट हुई, क्योंकि इसमें बाहर से मक्खी जो कि एक्सटर्नल स्टिमुलस है, तो ये नेस्टिक मूवमेंट में आ गई। तो इन शॉर्ट अगर बात की जाए, तो जो भी मूवमेंट एक्सटर्नल स्टिमुलस की वजह से होंगी, उसमें अगर ग्रोथ इन्वॉल्व होगी तो वो ट्रॉपिक मूवमेंट्स हो जाएंगी। और अगर उसमें ग्रोथ इन्वॉल्व होने की बजाय टर्गर यानी कि ग्रोथ इन्वॉल्व होगी, सॉरी मैं अब बताता हूँ दोबारा से। अगर एक्सटर्नल स्टिमुलस इन्वॉल्व हो और उसमें ग्रोथ इन्वॉल्व हो, और ग्रोथ की वजह से खास डायरेक्शन में ग्रोथ हो रही हो, तो फिर उसको हम कहेंगे ट्रॉपिक मूवमेंट। ठीक है। ट्रॉपिक और नेस्टिक मूवमेंट को भी तो आपस में डिफरेंशिएट करना आना चाहिए ना। ट्रॉपिक मूवमेंट में भी ग्रोथ इन्वॉल्व होगी, लाइट की वजह से भी हो सकती है, केमिकल्स की वजह से भी हो सकती है, पानी की वजह से भी, ग्रेविटी की वजह से भी, टच की वजह से भी। अलबत्ता इसमें जो ग्रोथ होगी वो डायरेक्शनल ग्रोथ होगी, किसी एक खास सिमत में ग्रोथ होगी, या लाइट की तरफ होगी या लाइट से अवे होगी, या ग्रेविटी की तरफ होगी या ग्रेविटी से अवे होगी। जबकि जो नेस्टिक मूवमेंट है, इसमें नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट्स होती हैं। ये नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट्स या तो ग्रोथ की वजह से हो सकती हैं, ठीक है, ये देखो लिखा हुआ है, ग्रोथ चेंजेस की वजह से हो सकती है, या फिर टारगेट की वजह से भी हो सकती है। जैसे जैसे कि फोटोनेस्टिक मूवमेंट है, इसमें फूल ओपन और क्लोज होते हैं, किसी खास डायरेक्शन में ओपन और क्लोज नहीं होते, बस वो ओपन और क्लोज होते हैं। इसी तरह टेम्परेचर की वजह से जो पीटल्स हैं वो सारी की सारी नीचे की तरफ चली जाती हैं या ऊपर की तरफ चली जाती हैं, तो किसी एक खास डायरेक्शन में नहीं हो रही, वो सारी की सारी नीचे की तरफ जा रही है। तो
नेस्टिक मूवमेंट में नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट होगी, कोई हम एक सिमत का तयन नहीं कर सकते। अलबत्ता ट्रॉपिक मूवमेंट्स में सिमत का तयन हो सकता है। और ट्रॉपिक और टेक्टिक मूवमेंट में क्या होगा, लोकोमोशन हो जाएगी, एक जगह से दूसरी जगह चीज जाएगी। और ग्रोथ मूवमेंट्स में बेसिकली एक्सटर्नल स्टिमुलस इन्वॉल्व नहीं होगा। और एंड पर आ गया टर्गर मूवमेंट्स में टर्गर प्रेशर चेंज होगा। अलबत्ता अगर टर्गर मूवमेंट्स में प्रेशर चेंज हो और साथ में बाहर की लाइट की भी बात की जाए और सारी मिलाकर बात की जाए, फिर वो नेस्टिक मूवमेंट्स ही बन जाती हैं। लेकिन यहाँ पर इसने इसकी एग्जांपल जो दी हुई है उसमें बताया तो हुआ है कि टच करने की वजह से जो है वो लीफलेट फोल्ड हो जाते हैं। लेकिन टच करने का अगर पार्ट मिला दिया जाएगा फिर टर्गर मूवमेंट नहीं रहेगी। टर्गर मूवमेंट्स वो उतनी सी है जिसमें टर्गर प्रेशर चेंज होकर मूवमेंट हो रही है। ठीक है। ये छोटे छोटे बारीक बारीक से पॉइंट है, ये आपको आने चाहिए इसमें, इसको समझने के लिए। और बाकी आप इसको अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है। अच्छा जी। आगे मैं, यार ये क्यों नहीं हो रहा। ठीक है, आगे चलते हैं जी। रोल ऑफ प्लांट ग्रोथ सब्सटेंसेस इन प्लांट मूवमेंट। असल में यहाँ पर अगर इस टॉपिक की हेडिंग ही पढ़ी जाए तो हमें कुछ पता चलता है, और वो पता ये चलता है कि जो प्लांट वो बताने किरदार पूछ रहा है प्लांट ग्रोथ बता रहा है किरदार बता रहा है प्लांट ग्रोथ सब्सटेंसेस का प्लांट मूवमेंट में। यानी कि पौधे की हरकत में ऐसी चीजों का क्या रोल है जिनका, जो कि असल में पौधे की ग्रोथ करवा रही हैं, उनका पौधे की हरकत करवाने में क्या रोल है। उसमें वही पुरानी घिसी पिटी लाइन के प्लांट्स डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर लाइक एनिमल। ठीक है। हाउएवर देयर ऑर्गन्स शो मूवमेंट्स विच आर कंट्रोल्ड बाय हॉर्मोन्स। तो पौधे तो जानवरों की तरह हरकत नहीं करते, लेकिन ये मूवमेंट अलबत्ता जरूर शो करते हैं जो कि कंट्रोल होती हैं हार्मोन से। हॉर्मोन्स क्या होते हैं इसके बारे में हम बड़ा अच्छे से पढ़ेंगे कुछ अगले चैप्टर्स में। केमिकल्स होते हैं कुछ जो मुख्तलिफ किस्म के काम करते हैं जिंदा चीजों में। प्लांट्स में भी हॉर्मोन्स होते हैं और इंसानों में भी, जानवरों में भी हॉर्मोन्स होते हैं। जब मैं जानवरों की बात करता हूँ तो मैं इंसानों को इंक्लूड करता हूँ, और जब मैं इंसानों की बात कर रहा होता हूँ तो मैं पूरे पूरे सारे जानवरों की बात साथ में, मतलब तब मैं सिर्फ इंसानों की बात कर रहा था, जब जब मैं जानवरों की बात कर रहा था इंसानों को जानवरों में इंक्लूड करके कर रहा होता हूँ। ऑक्सिन प्ले मेजर रोल इन फोटोट्रोपिज्म। ऑक्सिन एक कंपाउंड है, ऑक्सिन भी एक हार्मोन है। और ये क्या करता है, ये फोटोट्रोपिज्म करवाने में अहम किरदार अदा करता है। ट्रोपिज्म जब भी आएगा तो ट्रोपिज्म में ग्रोथ इन्वॉल्व होगी। हमें पहले ही पता है ट्रॉप में ग्रोथ, क्योंकि ट्रोपिज्म टर्न से निकला है तो टर्न में ग्रोथ इन्वॉल्व होगी, टर्न लेने में। तो लाइट की वजह से जो मूवमेंट हो रही है, उस ग्रोथ वाली मूवमेंट हो रही है जो लाइट की वजह से, उसमें ऑक्सीजन अपना पार्ट प्ले करता है। It is believed that unequal distribution of oxygen in Dol acetic acid in the calyptyl stems produce unequal cell environment, causing a bend in organ towards the source of life. ये कलिप्टाइल्स खास किस्म के पौधे होते हैं। इनकी जो स्टम्प्स होती हैं ना, उनमें ये इंडोल एसिटिक एसिड, यानी कि ऑक्सिन इंडोल एसिटिक एसिड, ये पूरा नाम है ऑक्सिन इंडोल एसिटिक एसिड। ये क्या करता है, ये वहां पर जाएगा और वहां पर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन इसकी होगी। और उसकी वजह से यानी कि मैं आपको अगर दोबारा बताऊं तो फर्ज करें क्लिप्टाइल का जो स्टंप है, मैं यहाँ पर क्लिप्टाइल का स्टंप आपको दिखा नहीं सकता क्योंकि मैंने इसकी पिक्चर नहीं ली हुई। ठीक है, एक मिनट, अगर मैं आपको बनाकर दिखाने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको बेहतर आइडिया हो जाए। होता कुछ यूं है कि जो लाइट होती है, बेसिकली जब ये पौधे के एक हिस्से पर ज्यादा पड़ती है और एक हिस्से पर कम पड़ती है, तो जो ऑक्सीजन होंगे वो क्या करेंगे, वो
जिस हिस्से पर लाइट नहीं ना पड़ रही, उस जगह पर उस तरफ चले जाएंगे। जिस हिस्से पर लाइट नहीं पड़ रही वो उस हिस्से की तरफ ज्यादा चले जाएंगे। तो ऑक्सिन चूंकि ग्रोथ करवा रहा है स्टम्प्स में, एग्जीबिशन करवा रहा है मतलब ज्यादा करवा रहा है, तो जिस हिस्से पर लाइट पड़ रही होगी उस हिस्से, इसको, एक मिनट रुको, मुझे पिक्चर से आपको समझाना है इसको। मैं आपको एक पिक्चर अभी शेयर करता हूँ, उससे बेहतर समझ आएगी। एक मिनट बस, इतना हिस्सा ना आगे थोड़ा सा करके देख लेना आप। एक पिक्चर देख देता हूँ, मेरे से ये मिस्टेक हुई कि मैं ये वाली लाइन जो है ना, ये पढ़ के आगे निकल गया, और आपको, एक मिनट। ठीक है जी, मैं आपको एक और पिक्चर शेयर कर रहा हूँ, उससे आपको बहुत बेहतर समझ आएगी कि ये क्या कहना चाह रहा है। ये वाली पिक्चर आई होप कि आपको शेयर हो गई होगी। मैं इसको पिक्चर को, ये देखो, ये है एक लिप टाइल का स्टम्प। ठीक है, अब ये लाइट इस तरफ से आ रही है। ठीक है, लाइट इस तरफ से आ रही है, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, लाइट से दूर चले जाएगा। ठीक है, ये शेडी एरियाज पर ज्यादा आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ऑक्सीजन ज्यादा मूव कर जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन की वजह से ग्रोथ ज्यादा हो रही है, तो ये इस तरफ का एरिया ज्यादा तेजी से ग्रो करना शुरू कर देगा, जबकि लाइट वाली साइड का एरिया कम तेजी से ग्रो करेगा। यानी कि जिस साइड पर लाइट पड़ रही है उस साइड का एरिया कम तेजी से ग्रो करेगा, जबकि दूसरी साइड का एरिया ऑक्सीजन की वजह से ज्यादा तेजी से ग्रो करेगा। जब ये ज्यादा तेजी से ग्रो करेगा तो ये देखो, ये बेंड आ गया है, ये लाइट की तरफ मूव कर रही है। तो यानी कि कॉमन हमारी सेंस जो है वो यहाँ पर ये कह रही है कि जिस हिस्से पर लाइट ज्यादा पड़ रही है डायरेक्ट में, वो हिस्से में ज्यादा तेजी से ग्रोथ होनी चाहिए। अलबत्ता यहाँ पर ऑपोजिट है, यहाँ पर ऑक्सीजन दूसरी तरफ मूव कर जाते हैं। असल में जिस हिस्से की तरफ लाइट पड़ रही है, पौधा जाएगा उसी तरफ, लेकिन वो जाएगा ऑपोजिट तरीके से। कैसे, ऑक्सीजन जो है वो शेडी एरियाज की तरफ चले जाएंगे। शेडी एरियाज में ऑक्सीजन जाने की वजह से ये शेडी एरियाज, इस वाले ये हिस्सा डार्क में है, ये हिस्से रोशनी में है। तो शेडी एरियाज में लाइट के जाने की वजह से क्या होगा कि जब शेडी एरियाज में लाइट जाएगी तो यहाँ पर ग्रोथ ज्यादा हो जाएगी, और यहाँ पर जो लाइट वाले एरियाज हैं यहाँ पर ग्रोथ कम होगी, जिसकी वजह से ये इसे ओवर ग्रो करके इस तरफ मुड़ने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि अगर कोई ऐसा हो, यानी कि अगर मैं आपको दिखाऊं, अगर यहाँ पर भी ये यानी कि एक ड्रा किया हुआ दिखाए आपको, तो अगर ऐसा है ना कि अगर इस हिस्से में कम ग्रोथ है और इस हिस्से में ज्यादा ग्रोथ है, तो जो ज्यादा ग्रोथ वाला हिस्सा है वो कम वाले हिस्से की ग्रोथ की तरफ टर्न करवा देगा उस स्टम्प का। स्टम्प स्टम्प कहते हैं छोटे तने को। तो ये इस तने की इस तरह से लाइट की तरफ मूवमेंट होती है। और असल में ने यहाँ पर रोल पड़ा है मूवमेंट, जो मैकेनिज्म ऑफ ऑक्सिन इन फोटोट्रोपिज्म। ये है असल में कि ऑक्सिन जो है एक कंपाउंड है कि वो कैसे फोटोट्रोपिज्म में अपना रोल प्ले करता है। वो बेसिकली मैंने एक पिक्चर आपको दिखा दी है। तो कैसे देखो कि लाइट की तरफ कैसे पौधा लाइट की तरफ बढ़ता है, ग्रो करता है लाइट की तरफ, फोटोट्रोपिज्म दिखाता है ऑक्सिन की वजह से, क्योंकि ऑक्सिन जो है वो शेडी एरियाज की तरफ जाता है, वहां पर जाकर ये ग्रोथ करवाता है, जिसकी वजह से पौधा लाइट की तरफ मूव कर जाता है। अब आपको समझ आ गई होगी, अब मैं वो वापस उसी पर चले जाता हूँ। देखो, इसने यहाँ पर जो लाइन लिखी है वो बड़ी वेग से लिख दी है। वेग मतलब अनक्लियर सी लिख दी है। इट इज बिलीव्ड दैट अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑक्सीजन इन डॉल एसिडिक एसिड इन पल्टाइल स्टम्प्स प्रोड्यूस अनइक्वल सेल इनलार्जमेंट काजिंग अ बेंड इन ऑर्गन टुवर्ड्स सोर्स ऑफ लाइट। इसने ये नहीं बताया ऑक्सीजन कहाँ से कहाँ मूव करेगा, फिर कौन सा हिस्सा ज्यादा ग्रो करेगा कौन सा कम। सिर्फ एक लाइन लिखी और आगे से जान छुड़वा ली।
Auxins are also responsible for positive gravitropism of roots and negative geotropism of stem. Gravitropism और geotropism सेम चीज है। दोनों ग्रेविटी की वजह से जो ग्रोथ की मूवमेंट्स है उनको कहते हैं। तो ऑक्सिन्स का जो है ना वो बेसिकली रूट के पॉजिटिव, चूंकि रूट से हम नीचे की तरफ जाते हैं ग्रेविटी की तरफ, तो पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म है। स्टेम स्टेम ऊपर की तरफ जाती है तो नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। इसमें भी ऑक्सिन्स का रोल है। ऑक्सिन असल में खुद तो एक हार्मोन है, एक ग्रोथ हार्मोन है बेसिकली। दिखाया भी है कि कैसे, मैंने पहले बताया भी कि ऑक्सिन देखो कैसे पौधे की ग्रोथ करवा रहा है, लेकिन उसी ग्रोथ की वजह से ही पौधा मूवमेंट भी शो कर रहा है। और हमारा चूंकि चैप्टर स्पोर्ट एंड मूवमेंट का है, तो हम उसी मूवमेंट को पढ़ने के लिए पूरी ग्रोथ भी पढ़ रहे हैं साथ में। ठीक है। ऑक्सिन इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ रूट सेल्स। ऑक्सिन रूट सेल्स की ग्रोथ को इनहिबिट करता है, यहाँ पर ऑपोजिट है। द cells ऑफ अपर सरफेस therefore elongate and the root curves downward। तो उसकी वजह से जो स्टेम में देखो ऑक्सिन ऑपोजिट रोल प्ले कर रहा है, रूट में ऑपोजिट रोल प्ले कर रहा है। तो देखो एक ही कंपाउंड के पौधे के मुख्तलिफ हिस्सों पर मुख्तलिफ असर हो सकते हैं। ये इंसानों में भी हम केमिकल्स में पढ़ेंगे कि एक ही केमिकल एक हिस्से पर और तरह से असर होता है, करता है, दूसरे हिस्से पर दूसरी तरह से। तो जब रूट सेल के की ग्रोथ ज्यादा ग्रोथ इनहिबिट करेगा, तो जो ऊपर वाले सेल्स है, नीचे वाले सेल्स की इनहिबिट करेगा, तो ऊपर वाले सेल्स ज्यादा ग्रो करके नीचे की तरफ आने शुरू हो जाएंगे। इसके बिल्कुल ऑपोजिट स्टेम सेल में होता है कि लोअर सरफेस में ये ग्रोथ स्टेम सेल्स की ग्रोथ जो है ना वो स्टिमुलेट करता है। ये देखो लिखा हुआ है स्टिमुलेट द ग्रोथ ऑफ स्टेम सेल्स। तो उसकी वजह से फिर वो स्टेम जो है वो ऊपर की तरफ मुड़ती है। ये इसने फोटोट्रोपिज्म में ऑक्सिन का रोल बता दिया सारा कंप्लीट। ये इसकी आप अलग से हेडिंग भी बना सकते हो। अगर ये वाला आया क्वेश्चन 2 नंबर का या 4 नंबर का कि रोल ऑफ ऑक्सिन इन फोटोट्रोपिज्म, उसमें आप ये वाला भी बताओ। इसमें आप ये भी बताओ कि पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म में, नेगेटिव जियोट्रोपिज्म में कैसे है। इसको आप हाईलाइट भी कर सकते हो, नेगेटिव पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म को। अच्छा जी, नेस्टिक मूवमेंट्स में इसका क्या रोल है? नेस्टिक मूवमेंट मैंने बताया था नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट होती है, कोई खास डायरेक्शन नहीं होती। अलबत्ता ये दो वजह से होती हैं, ये ट्रिगर प्रेशर की वजह से होती हैं और साथ में ग्रोथ के डिफरेंशियल डिफरेंशियल ग्रोथ पैटर्न्स की वजह से भी होती हैं। नेस्टिक मूवमेंट्स आर ड्यू टू सम बैलेंस ऑफ रेशियोज बिटवीन ग्रोथ इनहिबिटर्स एंड ग्रोथ स्टिमुलेटर्स। यहाँ पर ग्रोथ इनहिबिटर्स हैं एब्सिसिन्स, ये भी सेम केमिकल्स हैं जिसकी तरह जिस तरह के ऑक्सिन हार्मोन्स हैं, ये भी कुछ हार्मोन्स हैं जो ग्रोथ को बेसिकली कम करेंगे। और ग्रोथ स्टिमुलेटर्स हैं जिब्रेलिन, जिब्रेलिन कह देते हैं इनको यहाँ पे। However, it has been observed that epinephrine is due to auxins and hyponephrine due to gibberellins। यानी कि एपिनेफ्री में ऑक्सिन्स अपना रोल प्ले करते हैं, क्योंकि एपिनेफ्री में ऊपर वाले हिस्से जो हैं वो ज्यादा ग्रो करते हैं बड के, तो बड खुल जाता है। ठीक है। जबकि अच्छा, बड को मैंने कली से तशबीह दी थी, वो हर सूरत में कली ही नहीं होगी, वो कुछ भी हो सकता है। बड एक तना, एक तने का की भी ग्रोथ आगे हो सकती है बड से। एक लीव भी बन सकता है, एक फूल भी बन सकता है। बर्ड मुख्तलिफ किस्म के होते हैं। टाइप्स ऑफ बर्ड लिखोगे गूगल पर तो मुख्तलिफ किस्म के बर्ड्स आपको मिलेंगे। फ्लोरल बर्ड्स होते हैं, स्टेम वाले बर्ड्स होते हैं। एंड हाइपोनेस्टी ड्यू टू जिब्रेलिन्स या गिब्रेलिन्स। ठीक है जी, कोई भी इसकी प्रोनाउंसिएशन हो सकती है। मैं इसकी प्रोनाउंसिएशन अगर देखना चाहूँ तो मैं अभी देख लेता हूँ ताकि कोई मिस्टेक ना बाकी रह जाए। ठीक है जी। ठीक है, ये दोनों ही ठीक है। जिब्रेलिन्स भी ठीक है और गिब्रेलिन्स भी ठीक है। ठीक है, तो आप जिस तरह मर्जी इसको पढ़ सकते हैं। ओके जी। आगे आया जी हमारा अपना पोर्शन, यानी कि एनिमल्स का पोर्शन। मैं ये चाहूंगा कि ये भी मैं अच्छे तरीके से पढ़ा सकूं और इसका हम काफी सारा हिस्सा कवर कर लेंगे। तो जो है ना, मुझे यहाँ पर ये नहीं बता रहा कि ये कितनी लंबी रिकॉर्डिंग है। रिकॉर्डिंग ऑन दिस कंप्यूटर पे शो कर रहा है, चलो ठीक है। अब हमने पौधे की हर चीज पढ़ ली। पौधे में हमने मुख्तलिफ किस्म के सेल्स पढ़े सबसे पहले, जो कि मूवमेंट या स्पोर्ट में अपना पार्ट प्ले करते हैं। उसके बाद वो कैसे सेल अरेंज होते हैं तने में, इसको भी पढ़ लिया। उसके बाद हमने जो कह सकते हैं कि
मुख्तलिफ किस्म की मूवमेंट्स है उनको भी पढ़ लिया, सेकेंडरी ग्रोथ की इंपॉर्टेंस क्या होती है ये भी पढ़ ली। उसके बाद हमने जो ग्रोथ हार्मोन्स हैं पौधे के अंदर, जो ग्रोथ करवाने वाले केमिकल्स हैं, उनका मूवमेंट पर क्या असर है, उस वो भी पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे एनिमल्स का। पौधे का हिस्सा इसमें थोड़ा सा ही लिखा हुआ था, इसीलिए ही हमारा 2 ढाई दिन में कंप्लीट हो गया। अब हम एनिमल्स की बात करेंगे। एनिमल्स को भी मैं चाहूंगा 3 से 4 दिन में कंप्लीट कर लें। Bismillahirrahmanirrahim. The skeleton is a tough and rigid framework of the body of animals which provides protection, shape and support to body organs. सिंपल सी बात है, skeleton एक सख्त और रिजिड किस्म का फ्रेमवर्क है। फ्रेमवर्क कहते हैं जैसे फ्रेम बना हुआ है ना, तो ये क्या करता है, पूरे इंसान को 3 काम करता है, प्रोटेक्शन भी देता है, शेप भी देता है, सपोर्ट भी देता है। जैसे कि सरिये का अगर फ्रेमवर्क है तो वो पूरी बिल्डिंग को प्रोटेक्शन भी देगा, सपोर्ट भी देगा और शेप भी देगा। इट अब ये जो स्केलेटन है बेसिकली ये इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस दोनों से मिलकर बनता है। ठीक है, तो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस और ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस आपको पता है कौन सी, जिसमें कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड्स होंगे वो ऑर्गेनिक, और जिनमें नहीं होंगे वो इनऑर्गेनिक। असल में ये बात यहाँ पर जो करने की कोशिश कर रहा है वो ये है, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में तो सारा कुछ ही आएगा ना, हमारे जिसम में ज्यादातर ऑर्गेनिक मटेरियल ही है, जैसे प्रोटीन्स ऑर्गेनिक हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हड्डियों के अंदर भी है, कार्टिलेज के अंदर भी है, मसल्स के अंदर, मसल तो बने बने ही प्रोटीन से होते हैं तकरीबन। तो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस तो वो हो गई। और इनऑर्गेनिक क्या है, इनऑर्गेनिक का बेसिकली कैल्शियम कार्बोनेट। हमारी हड्डियों में बहुत ज्यादा मिकदार में कैल्शियम CaCO3 प्रेजेंट होता है, जो हड्डियों को मजबूती देता है। इसी वजह से हड्डियों की कमजोरी में कहते हैं कि दूध ज्यादा पियो, कैल्शियम वाली टिकिया खाओ पियो पानी में डाल के, कैल्शियम जिनमें ज्यादा है जिन चीजों में वो खाओ, ताकि वो हड्डियों में जाए और हड्डियों में मजबूती हो। अच्छा जी, स्केलेटन की बात हो रही है। इन प्रोटोजोआ इट इज सेक्रेटेड बाय सिंगल सेल। प्रोटोजोन्स जो है ना, प्रोटोजोन्स आपके चैप्टर नंबर शायद 7 में फर्स्ट ईयर में लिखे हुए हैं, वहां पर जाकर पढ़ें प्रोटोजोन्स क्या होते हैं। ये एक सिंगल सेल, प्रोटोजोन्स में तो पूरे का पूरा स्केलेटन एक सिंगल सेल से ही सेक्रीट होता है, यानी कि पूरे का पूरा स्केलेटन एक सिंगल सेल ही बनाता है। जबकि मल्टी सेलुलर एनिमल, जैसे कि हम एक मल्टी सेलुलर एनिमल हैं, ये जो स्केलेटन खुद होता है ये खुद कई सेल्स पर, बहुत सारे सेल्स पर मुश्तमिल होता है। ठीक है, और वो सेल्स भी स्पेशलाइज्ड होते हैं, यानी कि हर सेल का अपना खास काम होता है। देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ स्केलेटन इन एनिमल्स, हाइड्रोस्टैटिक, एक्सोस्केलेटन, एंडोस्केलेटन। 3 मेन किस्म के स्केलेटन हैं जी जानवरों में, हाइड्रोस्टैटिक और एक्सो और एंडोस्केलेटन। ठीक है जी, मैं सबसे पहले हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन पढ़ाना चाहूंगा आपको, क्योंकि बुक में ये नंबर 1 पर लिखा हुआ है और वो सबसे सिंपल भी है। बुक में ये सबसे पहले इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि इसमें सबसे कम एवोल्यूशन हुई हुई है, इसमें सबसे कम कम्प्लेक्सिटी है, सबसे कम पेचीदगी उस वाले स्केलेटन में। ठीक है, इस वाले हाइड्रो वर्ड मैंने आपको पहले ही बताया था, हाइड्रो वर्ड जहाँ भी आए ये पानी को शो करता है। तो हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन में पानी इन्वॉल्व होता है, और बिल्कुल जिस तरह तो पौधे में टर्गर प्रेशर जो है पौधे की सपोर्ट में पार्ट प्ले करता है, इसी तरह ही हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन में जो पानी होगा, जो फ्लूइड होगा, वो पानी ब्लड में भी हो सकता है, वो पानी इंटरसेलुलर स्पेस, एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस जहाँ भी हो सकता है। वो पानी जो है ना वो बेसिकली स्केलेटन बनाएगा। वो स्केलेटन असल में यहाँ पर हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन में स्केलेटन उस चीज को कह रहे हैं, यहाँ हड्डियां नहीं है। असल में हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन में कोई हड्डियां नहीं होती। असल में स्केलेटन इसको क्यों कह रहे हैं, ढांचा इसको क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये एक ढांचा है। ढांचे का मतलब ये है कि ये फ्रेम देता है, बॉडी को शक्ल दे रहा है। तो ऐसी कोई भी चीज जो बॉडी को शक्ल दे रही है ना, बॉडी की शेप बना रही है, तो वो उसको हम स्केलेटन कह सकते हैं कुछ खास सेंस में। तो हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन में चूंकि पानी जो है वो पूरे जानदार की बॉडी को शेप दे रहा है, उन जानदारों की बॉडी को शेप दे रहा है, मैं आपको बताऊंगा अभी, दिखाऊंगा भी अभी। तो इसलिए हम हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन कहते हैं। इन एनिमल्स दैट लैक हार्ड स्केलेटन, उन जानवरों में जो कि जिनमें सख्त स्केलेटन नहीं होता, यानी जिनमें हड्डियां वगैरह नहीं होती, अ फ्लूइड फिल्ड गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी और सीलोम कैन एक्ट एज अ, ये वर्ड है सीलोम। ठीक है, सीलोम इसको पढ़ना, कैन एक्ट एज अ हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन। तो उन जानवरों में जहां पर हड्डियां, सख्त हड्डियां नहीं होती, एक गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी जो यानी कि ये मैं आपको दिखाता हूँ सिलोम क्या होता है, गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी क्या होती है। अ, उन जानवरों में जिनमें यानी कि सख्त
स्केलेटन नहीं है उनमें, जो जीआईटी है यानी कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक है उनका, वो उसमें भी पानी स्टोर होता है। और फिलोम क्या होता है, जीआईटी और जो उनकी बॉडी की सबसे बाहर वाली लेयर है ना, उसके दरमियान वाली स्पेस को कहते हैं सीलोम। तो ये हाइड्रोस्के इनमें पानी जमा होता है जिसकी फ्लूइड फिल्ड चुके होती है, इसने फ्लूइड फिल्ड पहले ही लिख दिया है। तो ये फ्लूइड फिल्ड गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी और सीलोम जो होता है, ये दोनों मिलकर इनका हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन बनाते हैं। मैं अब आपको इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है जी, कौन सा डायग्राम, ये वाली डायग्राम खोलते हैं। उम्मीद है आपको ये वाली डायग्राम नजर आ रही होगी। ये एक उसने अर्थवर्म दिखाया हुआ है, ठीक है। इसमें एक तो आपको खास चीज इसमें नजर आ रही है कि इसकी बॉडी सेगमेंटेड हुई हुई है। सेगमेंटेड का मतलब ये है कि इसमें सेगमेंट्स बने हुए हैं। ये देखो सेगमेंट, ये कितने सारे सेगमेंट्स बने हुए हैं, ठीक है। इसमें इसकी सारी चीजें मैं आपको बताना नहीं चाहता, ना इसकी इंटेस्टाइन्स और ये वो चीजें। बस मैं ये बता रहा हूँ कि इसमें ये जो दरमियान है, ये इंटेस्टाइन इसमें दिखाई भी हुई है, ये इंटेस्टाइन यहाँ पर लेबल हुई हुई है, ठीक है। तो ये जो दरमियान है, ये मैं इसको यहाँ पर ड्रा करने की कोशिश करता हूँ। अच्छा, ये देखो, ये इंटेस्टाइन दिखाई हुई है। तो ये जो इंटेस्टाइन ये है, ये गैस्ट्रिक गैस्ट्रिक कैविटी का हिस्सा बन गया, ऐसा ही है ना। और ये इसके ऊपर वेसल्स भी हैं कुछ, ये वैस्कुलर कैविटी का हिस्सा बन गई। तो गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी में तो पानी भरा ही होगा। ये देखो फ्लूइड फील्ड है, ये नजर भी आ रहा है कितना भरा भरा सा है, ठीक है। ये तो पानी भरा हुआ है, तो ये भी इसकी जो शेप है उसको मेंटेन करने में अपना पार्ट प्ले करता है। अब सीलोम क्या होता है, ये गैस्ट्रिक कैविटी और इसकी बाहर वाली जो लेयर है ना, इसकी बाहर वाली लेयर और गैस्ट्रिक कैविटी के दरमियान में जितनी है स्पेस है, ये सीलोम है, ये सीलोम है, ठीक है। तो सीलोम और गैस्ट्रिक कैविटी के दरमियान में जितनी स्पेस है ना, वो सॉरी,